हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना? जो टॉपिक इस वीडियो में हम लोगों को आज पढ़ने हैं वो बोर्ड के राइट साइड में लिखे हैं। यूनिट सेल की त्रिज्या तथा उसके किनारे की लंबाई में संबंध, संकुलन क्षमता, क्रिस्टल का घनत्व और ठोसों में निविड़ संकुलन। तो आर तथा ए में संबंध एससीसी यूनिट सेल के लिए कैसे निकालते हैं। देखिए, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल में कोनों पर जालक बिंदु हैं और जहाँ पर जालक बिंदु है वहाँ पर परमाणु स्थित हैं। उनका कुछ अंश यूनिट सेल के अंदर है। तो ये एससीसी का यूनिट सेल है। इसका सामने वाला फलक ये इस समय दिख रहा है। इसमें ये आर जो लिखा है ये गोलों की त्रिज्या है, गोलों या परमाणु की। तो किनारे की लंबाई ए है, तो A/2R बराबर ए है, तो R बराबर A/2 है। तो ये SCC के लिए रिलेशन है, R इज इक्वल टू A/2। BCC के लिए एक यूनिट सेल बनाते हैं। इस यूनिट सेल में BCC में आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड होता है। इसमें एक जालक बिंदु बीच में होता है। तो कोनों पर तो जालक बिंदु होते ही हैं, लेकिन जो बीच में होता है वहाँ पर जो गोला होता है उसको जो बॉडी डायगोनल वाले गोले हैं वो टच करते हैं। तो ये 4 बार आर यहाँ पर एडी के इक्वल है। तो ए बी सी डी मार्क कर दिया है हमने। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और AC जो है उसमें फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। और ये चूँकि घन है, इसमें सभी एज लेंथ किनारे की लंबाई a है, तो ये सब a स्क्वायर है। AD की टोटल वैल्यू 4R है। तो इस तरीके से हम 4R इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और स्क्वायर उधर ले जाएंगे, यानी R इज इक्वल टू √3a/4। तो ये BCC के लिए R तथा A में संबंध है। और इस तरह से अब FCC यूनिट सेल जो होता है, फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित यूनिट सेल, उसके लिए देखते हैं त्रिज्या तथा किनारे की लंबाई में संबंध क्या होता है। तो बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। इसमें फलकों पर जालक बिंदु होते हैं। तो ये यूनिट सेल के जो फलक हैं, देखिए फलक जितने फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। तो इसमें हम सामने वाले फेस को दिखाना चाहते हैं। केवल फेस के बीचों बीच में एक जालक बिंदु है, यहाँ पर कण स्थित है। तो वो जो कण है, परमाणु है, उससे टच जो है ये गोले हैं कोनों वाले। तो यहाँ पर भी AC बराबर 4R है। और यहाँ ABC ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AB और BC दोनों ही एज लेंथ है, किनारे की लंबाई है A है। तो और AC जो है 4R के बराबर है। तो यहाँ 4R इज इक्वल टू √2a स्क्वायर हो जा रहा है और R इज इक्वल टू √2a/4। तो इस तरीके से इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो √2 हो जाएगा, और नीचे 4√2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, R इज इक्वल टू A/2 √2। तो ये तीनों प्रकार के जो यूनिट सेल हैं घनीय क्रिस्टल के लिए, घनी यूनिट सेल के लिए, ये तीनों आपने रिलेशन देखे। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है संकुलन क्षमता। यानी किसी यूनिट सेल में जो कण होते हैं तो पूरा स्पेस तो घिरा नहीं होता है, थोड़ा स्पेस कणों से घिरा होता है और काफ़ी कुछ खाली होता है। तो कितना घिरा होता है, कितने % घिरा होता है, अगर पूरे यूनिट सेल के आयतन को हम 100% माने तो उसमें से कितना % कणों से घिरा होता है, कितने % में कण उपस्थित होते हैं, उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो SCC की संकुलन क्षमता यहाँ पर देखेंगे। SCC का यूनिट सेल देखिए हम बना रहे हैं, और इसमें कोनों पर जालक बिंदु हैं, और कोनों पर जो जालक बिंदु होते हैं वहाँ पर परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका कुछ अंश यूनिट सेल के अंदर होता है। बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि जो 8 टुकड़े हैं कोनों पर, ये 8 परमाणु उपस्थित हैं जालक बिंदुओं पर, तो उनके कुछ अंश जो यूनिट सेल के अंदर हैं
उनको मिलाने पर एक, 8 को मिलाने पर एक कण होता है। तो यहाँ पर खाली जगह इसमें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर कण के पार्ट्स हैं उनके बीच बीच में जगह खाली है, तो कितना स्थान खाली है, कितना भरा है। तो ये जो घन है, ये जो यूनिट सेल है घन रूप में, तो यहाँ पर ए जो है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी है। यूनिट सेल का आयतन जो है ए क्यूब है, और यहाँ पर z बराबर 1 है, यानी इसकी रैंक 1 है, यानी इस यूनिट सेल में एक परमाणु है। पूरा कंप्लीट तो नहीं, लेकिन 8 टुकड़े मिलाने पर एक होता है। तो ये जो परमाणु का आयतन, यानी जो एक परमाणु के बराबर इसमें टुकड़े जोड़ के हो रहे हैं, ये चूँकि गोलाकार है तो 4/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन होगा। तो कितने प्रतिशत स्थान घिरा हुआ है, यानी टोटल आयतन बटे के नीचे लिखेंगे, और जितना स्थान घिरा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे इंटू 100। तो इस तरह से प्रतिशत घिरा हुआ स्थान हम ज्ञात कर लेंगे, यही संकुलन क्षमता है। तो इसमें पाई का मान रखेंगे, और जो ए है, ए की जगह हमने 2r लिख दिया है, क्योंकि ये जो SCC है उसमें a बराबर 2r होता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा सा और सरल करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2r क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 हो गया, 8r क्यूब, r क्यूब कैंसिल हो गया। इसको सरल करने पर 52.4 आता है, मतलब संकुलन क्षमता 52.4% है। इतने प्रतिशत स्थान घिरा हुआ है, बाकी स्थान रिक्त है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्थान खाली है, हम देख रहे हैं, यानी 52.4 ही केवल घिरा हुआ है, बाकी खाली है। तो ये SCC की संकुलन क्षमता 52.4% है। BCC के केस में चूँकि 2 परमाणु होते हैं, यानी z बराबर 2 होता है, तो वहाँ पर बस वैसे ही निकालेंगे, केवल जहाँ पर, यहाँ पर देखिए एक कण प्रतिशत घिरा हुआ स्थान में 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यानी 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर इसमें 2 परमाणु हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार आयतन रखेंगे ऊपर बटे के ऊपर, और यहाँ r और a में रिलेशन जो है, तो a की जगह हमने 4r/√3 रख दिया है। और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा 4 चौक 16 चौको 64 बटे √3 को 3 बार क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा। इस प्रकार इसको सरल करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे रह गया था। तो ये इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, इसको सॉल्व करने पर 68% आता है, यानी BCC की पैकिंग SCC की पैकिंग से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें 68% स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, और इसमें प्रतिशत घिरा हुआ जो स्थान है वो 68% है, और रिक्त स्थान 32% है। और SCC में भी रिक्त स्थान कितना है? 47.4%। तो इस तरह से हमने SCC और BCC के लिए संकुलन क्षमता देखी, यानी कितने प्रतिशत स्थान घिरा होता है। तो आपने देखा कि BCC की पैकिंग बेटर है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई हो रही है। और अब हम FCC का निकालते हैं। तो FCC के लिए हमने उसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर z बराबर 4 है, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू रख दिया, और a क्यूब, और बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगी जैसे पहले करते आए हो, और अपॉन 21 × a क्यूब। तो a की वैल्यू 2√2r है यहाँ, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इसमें रह गया है, और कुछ नहीं, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 16 × 22 × r क्यूब × 100 अपॉन 21 × 2√2 को क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है, जो आ रहा है, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में बटे के नीचे रखेंगे, और इस तरह से r क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत स्थान जो घिरा हुआ है 74% आ रहा है, 74%, और रिक्त स्थान 26%। तो इस तरह से हमने संकुलन क्षमता देखी तीनों प्रकार के यूनिट सेल की। तो 74% स्थान ऑक्यूपाई हो रहा है FCC में, अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी पैकिंग है FCC की। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालते हैं,
क्रिस्टल आप जानते हैं यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। तो यहाँ पर यूनिट सेल का घनत्व और ही क्रिस्टल का घनत्व है, और घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन में आयतन हम रखेंगे यूनिट सेल का, किनारे की लंबाई उसकी कितनी होती है, ए, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो वो ए है, इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। तो नीचे बटे में हम ए क्यूब लिखेंगे क्योंकि इस पूरे का हम घनत्व निकालना चाहते हैं यूनिट सेल का। तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट, चूँकि डेंसिटी हम निकालेंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस घन के अंदर जो कण हैं उनका वजन हमें, उनका द्रव्यमान हमें ग्राम में रखना है। तो कणों की संख्या कितनी है और एक कण का द्रव्यमान कितना है, वही यानी पूरे कण जितने इसके अंदर होंगे उनका द्रव्यमान निकालने के लिए कणों की संख्या, और कणों की संख्या जो जैसे SCC में 1 होती है, BCC में 2 होती है, FCC में 3 होती है, तो वहाँ पर हम Z लिख रहे हैं कणों की संख्या की जगह। और जो Z इंटू M है, तो ये M ग्राम में है। और आप जानते हैं कि जैसे M जो परमाणु भार होता है, अगर AMU में लिखते हैं तो 1 परमाणु होता है, अगर M ग्राम लिखते हैं तो वो उसमें अवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं, उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो Na परमाणु M ग्राम में होते हैं, यानी किसी भी तत्व के Na परमाणुओं का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं भार की जगह, द्रव्यमान M ग्राम होता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा M बटे Na। तो यहाँ पर हम जो M लिखा है उसके बजाय M अपॉन Na लिख देंगे, और इस प्रकार Na नीचे आ जाएगा A क्यूब इंटू A क्यूब। और इस तरह से घनत्व का ये सूत्र हो गया। हमें ये 4 चीज़ें पता होंगी तो हम घनत्व निकाल सकते हैं। और इस चूँकि यहाँ पर Z की वैल्यू SCC, BCC, FCC की अलग अलग होती, तो जिस प्रकार का प्रश्न हो उसी Z का मान रखते हैं। इसमें A का मान हमेशा सेंटीमीटर में होगा, जो किनारे की लंबाई है यूनिट सेल की वो सेंटीमीटर में ही रख सकते हैं इस सूत्र में। अगर हमें ज़्यादातर प्रश्नों में पिकोमीटर में दिया रहता है, तो पिकोमीटर के लिए हमें A की जगह है A इंटू 10⁻⁻10 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो उसका क्यूब करेंगे तो ये फार्मूला जो आ गया इसमें A जो है पिकोमीटर में है, तो दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। अगर A पिकोमीटर में दिया है तो डायरेक्ट दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रिस्टल का घनत्व निकालने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और बहुत आसानी से क्रिस्टल का घनत्व निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है ठोसों में निविड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग यानी जैसे क्रिस्टल जो होते हैं उनमें परमाणु अवयवीकरण बहुत नज़दीक पैक होते हैं, तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लोज माने पास होता है। तो क्लोज पैकिंग एक डायमेंशन लंबाई में भी हो सकती है। एक डायमेंशन का मतलब जैसे परमाणु बगल बगल रखे हुए हैं एक लाइन से, तो ये लंबाई में हो गई बस केवल। तो 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही होगी। तो ये जो कण हैं ये लंबाई चौड़ाई दोनों में व्यवस्थित होते हैं, तो ये 2 डायमेंशन की पैकिंग है। जो 3 डायमेंशन की पैकिंग है, 2 डायमेंशन की पैकिंग एक और तरीके से हो सकती है, जिसमें इसमें देखिए कण बिल्कुल किस तरह से रखे हैं पहले वाले चित्र में दूसरे वाले चित्र में। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है पहली वाली 2D की, और दूसरी जो हम लिख रहे हैं ये HCP की क्लोज पैकिंग है, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें देखिए स्क्वायर बन रहा है और इसमें हेक्सागन बन रहा है, इसीलिए इसको हम SCP कहते हैं, इसको HCP कहते हैं। तो 2D की पैकिंग किसी एक परत में हो सकती है, लेकिन पूरा क्रिस्टल हमेशा 3D में होता है, इसलिए 2D यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 2D के बाद हम 3D की पैकिंग देखेंगे। वास्तविक पैकिंग तो जो क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल्स में वो 3D की होती है। तो ये जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें देखिए नीचे जो एक चित्र हम बना रहे हैं, इसमें यहाँ पर जिस गोले को हमने शेड किया है उसके पड़ोसी जो गोले उसको टच कर रहे हैं उनकी संख्या 6 है। तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, CN6 है, मतलब
जो हमने शेड किया है उसको 6 गोले टच कर रहे हैं। तो इस वाले में टच करने वाले 4 हैं, तो SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर CN 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरह से किसी गोले को डायरेक्टली जितने गोले टच करते हैं उसे हम समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, 3D की पैकिंग, क्योंकि 3D की पैकिंग ही क्रिस्टल में होती है। क्रिस्टल हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। तो 3D की पैकिंग भी 2 तरीके से हो सकती है, क्योंकि 3D में बहुत सारी मल्टी लेयर होती हैं, बहुपरतीय होती हैं, उसमें कई सारी परत होती हैं। तो जैसे यहाँ पर SCP में एक हमने चित्र दिखाया है, इसमें मान लो एक परत ऐसी है, इसके ऊपर दूसरी लगाओ, तीसरी लगाओ, चौथी लगाओ, सब एक दूसरे के ऊपर अगर हों, तो यही चीज़ अगर बार बार रिपीट करती है, गोले के ऊपर गोले रहें, तो ये जो है SCP की बहुपरतीय पैकिंग होगी। यानी 3D में देखिए 2 हैं, SCP बहुपरतीय। तो बहुपरतीय स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी प्रत्येक लेयर में स्क्वायर बन रहा है और उसके ऊपर जो लेयर है वो सब ठीक गोलों के ऊपर ऐसे हैं। तो कोई भी लेयर होती है, कोई भी परत होती है, तो उसको हम, जैसे हमने परत को बनाया है, तो ये सामने से जो सेट किए हैं हमने गोले, साइड से व्यू हो रहा है, ये पहली परत है, नीचे वाली परत है। तो इसके ऊपर दूसरी परत आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, लेकिन किसी परत को हम नाम देते हैं। जैसे इसको नाम हमने A दिया है, तो एक परत के ऊपर अगर दूसरी है, दूसरी के ऊपर तीसरी परत है, तो अगर नीचे के परत के गोले ऊपर के परत के गोले, यानी गोले जो है ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके सभी के नाम सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लेयर मैंने बनाई है, तो तीनों लेयर के गोले अगर एक दूसरे के ठीक ऊपर आ रहे हैं, पूरे सारे के सारे नीचे वाले गोले, यानी नीचे की परत के सारे गोले के ऊपर हैं दूसरी परत के गोले और उनके ऊपर तीसरी परत के गोले हैं, तो इस प्रकार तीनों लेयर का नाम AA होगा, AAA। तो SCP को हम AAAAA टाइप की पैकिंग कहते हैं। तो ये पैकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्थान खाली रह जाता है। और दूसरी HCP की पैकिंग है। इसमें देखिए जब गोले किस तरह से रखे गए हैं, इसमें प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोले टच करते हैं उसके चारों तरफ किसी परत में। हालांकि इसमें कई परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, हम यहाँ 3 परत दिखा रहे हैं और इसमें तीनों की तीनों ही परत HCP की परतें हैं। यानी सबसे नीचे की परत भी उसी प्रकार है जिससे ऊपर चित्र बना हुआ है, बीच की परत भी HCP है 2D की। तो हर परत अपने में 2D है, लेकिन जब परतें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो सब अपने में HCP हैं। और इसमें HCP की पैकिंग में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अगर नीचे के परत A और उसके ऊपर गोला जो है ठीक उसके ऊपर नहीं आ रहा है, यानी इसीलिए हम दूसरी परत को B कह रहे हैं, लेकिन तीसरी परत का गोला पहली परत के ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाली परत को हम A कह रहे हैं, बीच वाली को B कह रहे हैं, तीसरे को A कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परतें अगर रिपीट हो रही हैं, A के ऊपर जो दूसरी परत है वो B है, B के ऊपर फिर जो तीसरी परत है उसके गोले पहली परत की गोलों के ठीक ऊपर आ रहे हैं, तो ये HCP की पैकिंग है। इसे AB प्रकार की पैकिंग कहते हैं। तो ये HCP जो बहुपरतीय है ये भी 2 प्रकार की होती है। तो अभी हमने जो AB प्रकार की पैकिंग की बात की वो HCP की पैकिंग है वास्तव में। तो HCP और CCP की पैकिंग में अंतर क्या है कि अगर AB प्रकार की पैकिंग है तो उसे HCP कहेंगे, ABC प्रकार की है तो CCP कहेंगे। HCP की पैकिंग में यूनिट सेल HCP के यूनिट सेल बनते हैं जिसका रैंक 6 होती है, और CCP में रैंक 4 होती है। जैसे मैग्नीशियम, जिंक, ये सब मेटल्स जो है HCP में पैक होते हैं, और कॉपर, सिल्वर ये सब CCP में होते हैं। HCP में भी 74% स्थान ऑक्यूपाई हो जाता है, यानी पैकिंग, और CCP में भी 74% स्थान ऑक्यूपाई हो जाता है। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, समन्वय संख्या 12 होती है, क्योंकि जो कोई भी लेयर अगर हम इमेजिन करें तो उसमें गोले उस पर्टिकुलर लेयर में किसी गोले के चारों तरफ 6 गोले उसको डायरेक्टली टच करते हैं, तो 6 उस लेयर में करते हैं और 3 ऊपर वाले लेयर से और 3 नीचे वाले लेयर से, तो इस तरह से 12 गोले टच करते हैं। और इस प्रकार दोनों में अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।